हेलो बच्चों। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है? सभी को पता है 33% मार्क्स की ज़रूरत होती है हर एग्ज़ाम में। अब अगर सपोज़ कि एक बच्चा है, उसको इंग्लिश में मार्क्स मिले 19 आउट ऑफ 100, तो ये बच्चा तो फेल हो गया। लेकिन अगर इसी बच्चे ने थोड़ी और मेहनत करी होती तो हो सकता था कि उसे इंग्लिश में 32 मार्क्स मिल गए होते। लेकिन बच्चों, अभी भी ये फेल ही है। लेकिन अगर इसे 33 मार्क्स मिल गए होते तो ये बच्चा पास हो गया होता। इसका मतलब कि पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स की ज़रूरत थी? 33 मार्क्स की ज़रूरत थी। इसी को क्या बोला जाएगा? थ्रेशोल्ड मार्क्स बोला जाएगा। कि तुम्हें पास होने के लिए थ्रेशोल्ड मार्क्स कितने हैं? तो थ्रेशोल्ड मार्क्स हैं 33। अगर हम इसे बोल दें वर्क फंक्शन, ठीक है, कि ये जो 33% हैं ये काम करते हैं, ठीक है, 33% ये काम करेंगे कि तुम्हें पास करा देंगे। अब वहीं दूसरा बच्चा एक और है, देखो उससे कम पे क्या होगा? बच्चा फेल हो जाएगा। अगर 33 आए बच्चा पास हो जाएगा। एक दूसरा बच्चा है, उसको मिल रहे हैं 65 मार्क्स आउट ऑफ 100। एक और बच्चा है, उसको मिल रहे हैं 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये बच्चे पास भी हो रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं। जितने ज़्यादा मार्क्स उतनी ही ज़्यादा खुशी। अगर हम इसी यानी थ्रेशोल्ड मार्क्स से जितने ज़्यादा मार्क्स उतना ही ज़्यादा बच्चा पास भी हो रहा है, साथ में वो उतनी ज़्यादा खुशी मना रहा है, जबकि उससे कम मार्क्स में बेचारा बच्चा फेल हो गया। अगर हम इसी तरह से एटम में देखें कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस एटम से बाहर जाना चाहते हैं, इस बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं। उसके लिए इन्हें क्या चाहिए? इनको चाहिए एक ऐसा जोर का धक्का, एक ऐसी एनर्जी जो इन्हें मिल जाए और ये कूद के एटम से बाहर आ जाएं, ठीक है, तो ये पास हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से पास होते हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर मान लो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने 3 केस के लिए तुम्हें दिखाएं, 3 डिफरेंट केसेस के लिए। तो जैसे ही वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एनर्जी कौन देगा? इसको एनर्जी देगी लाइट। मान लो कि इससे लाइट टकराती है। अब तुम्हें मालूम है कि लाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग लाइट जो टकरा रही है, इससे हो सकता है ब्लू कलर की लाइट टकरा रही हो, रेड कलर की या येलो कलर की, किसी भी कलर की, तो उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। तो जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होगी। अब मान लो कि इस फोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करी और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके अगली शेल में चला गया। जाना कहाँ था? एटम के बाहर। लेकिन वो बाहर नहीं जा पाया क्योंकि इस फोटॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं थी। वो केवल अगली शेल में जा पाया, यानी वो बाहर जाने में फेल हो गया। इसका मतलब ये जो एनर्जी थी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम थी। इसी तरह से एक और केस देख लेते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उससे भी लाइट टकरा रही है और इस फोटॉन ने इसको इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके बाहर आ गया। बाहर आ गया मतलब जस्ट पास हो गया। उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 0, ठीक है। इसका मतलब बाहर निकालने के लिए ये जो एनर्जी सफिशिएंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब ये जो वेव फोटॉन है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी जो कि बाहर निकालने के लिए काफ़ी होगी। तो इस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे वहाँ थ्रेशोल्ड मार्क्स थे, वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की वेव टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस फ्रीक्वेंसी की वेव टकराएगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अच्छा, अब अगर देख लेते हैं कि एक ऐसी वेव टकरा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर भी निकल आया, यानी उसने काम भी कर दिया, वर्क फंक्शन भी हो गया और खुशी भी मना रहा है, दौड़ भी रहा है आगे। इतनी जोर का धक्का लगा उसे कि वो बाहर निकल के आगे तक दौड़ गया। इसका मतलब ये जो फोटॉन की एनर्जी थी इस वाले में, इसने 2 काम किए। एक तो उसे बाहर निकाला और एक उसे जोर का धक्का दे दिया कि वो बाहर तक दूर तक दौड़ता चला गया। सेकेंड वाले केस में क्या था
कि केवल बाहर तक निकाला, इलेक्ट्रॉन फोटोन ने केवल इतनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन बाहर तक निकला, और यहाँ तो बाहर निकला ही नहीं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक वर्क फंक्शन यानी बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दो पार्ट हो रहे हैं। कुछ केसेस में, जैसे हमारा ये जो सेकेंड वाला केस है, उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ना हो, केवल बाहर ही निकाला है, तब एनर्जी ऑफ फोटोन किसके, ये दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है बच्चों? एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, और वर्क फंक्शन क्या है हमारा? वर्क फंक्शन है एनर्जी सफिशिएंट to eject electron, to eject electron। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फोटॉन की एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी एनर्जी के बराबर है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारा फोटोन आया, मान लो कि इसकी एनर्जी ई है, और उसने एक काम किया कि इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, यानी इसकी एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी है वो बराबर है। तो अब ई क्या है? फोटोन की एनर्जी तुमने पढ़ा एच न्यू, और वर्क फंक्शन को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? एच न्यू नॉट से। ये सेकेंड वाला केस है जहाँ इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 थी। लेकिन अगर हम एक और केस ले लें जहाँ पे वो बाहर भी निकला और साथ में वो दौड़ भी गया, यानी बाहर भी निकलता है, काम कर दिया उसने बाहर निकलने का, और साथ में एनर्जी अभी भी बची है और वो दौड़ गया, तो जो फोटॉन की एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो फोटॉन की एनर्जी हो गई एच न्यू, वर्क फंक्शन कितना हो गया? एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है? एम जो है वो है तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम जो होगा तुम्हारा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है तुम्हारा, इसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, एंड v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, जो फोटॉन टकरा रहा है तुम्हारा, उसकी फ्रीक्वेंसी ना देके उसकी वेवलेंथ दी होती है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा? न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, सी बाय लैम्डा। तो सब जगह तुम चेंज कर दो, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। तो इसको हम लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ये एच हर्ट्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे मेटल सरफेस है, उन्होंने ये एक वैक्यूम चैम्बर लिया और उसको उन्होंने बहुत हाई वोल्टेज से जोड़ दिया, यहाँ मीटर लगाया, डिटेक्टर लगाया, और लाइट इसके ऊपर उन्होंने डाली मेटल सरफेस के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि इसमें से मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। अब ये ईजीली कौन कौन से मेटल जो हैं इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, पहले ये समझ लो। जैसे हमारे पास सीजियम है, सीजियम के ऊपर अगर हम रेड लाइट डालें तो वो इस तरह का इफेक्ट शो करती है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इसी तरह से पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर अगर हम ग्रीन लाइट डालें तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। सोडियम में से ब्लू लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। पोटेशियम जो है उस पर वायलेट लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। लेकिन जो हमारे बाकी के मेटल हैं, जैसे आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यानी यूवी रेज डालने पे, तो वो यूवी रेज डालने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो नॉर्मली जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है इनको, कि हम इनके लिए इनका देखना नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ मेटल जैसे सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है,
लिथियम, मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिख दिया है, ये लिथियम है, ठीक है, लिथियम वायलेट पे शो करता है। तो ये नॉर्मल अपना विजिबल रीजन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा मेटल है और मेटल से के ऊपर जब लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, ये डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट कर रहा है। ये सबसे पहले हर्ट्स ने दिखाया था। तो ये क्या शो कर रहा है, लाइट का पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। ये यही शो कर रहा है कि लाइट जो है वो फोटोन से बनी है। जैसे तुम कंचे खेलते हो, एक कंचा दूसरे कंचे से टकराता है तो वो एक अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह से जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और फोटोन की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो उसे इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालने में काम आती है, और दूसरा हो सकता है उसे और बची हो तो आगे भी दौड़ा दे। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है तुम्हारी NCERT का, इसको कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तुम्हें दिया हुआ है 7 × 10⁻14 पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हिट कर रही है मेटल को, यानी जो फोटोन टकरा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1.0 × 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, तो दिया हुआ है कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे। और काइनेटिक एनर्जी बताओ, अगर जो फोटोन है, जो फोटोन टकरा रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.0 × 10⁻15 है। और निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए वो है 7.10⁴। और अगर मान लो एनर्जी बचती है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो बताया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी प्लस W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये हो गया हमारा hν इज इक्वल टू hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, hν माइनस hν0 करेंगे। और जब ये ऐसा कर रहे हैं तो इसमें से h कॉमन ले लो, न्यू माइनस ν0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए h की वैल्यू कितनी होगी, 6.6 × 10⁻34, और न्यू कितना है 1.0 × 10⁻15 माइनस 7 × 10⁻14। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी 1.988 × 10⁻19 जूल। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं NCERT बैक एक्सरसाइज का। यहाँ पे जो हमारा फोटोन है जो टकरा रहा है उसकी वेव लेंथ तुम्हें दी हुई है 4 × 10⁻7 मीटर, स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, ये टकरा रहा है। तो वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, हम आंसर जूल में करेंगे, यहाँ कन्वर्जन दिया हुआ है। तो इसको तुम 1.6020 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, h × न्यू, या अगर हमें लैम्डा दिया हुआ है तो hc/λ। तो hc/λ, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, c की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 10⁸, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है 2.13 × 1.6020 × 10⁻19। तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो व्हाट वी गेट इज 4. मैंने यहाँ वैल्यू गलत डाली है, वैल्यू डालनी है लैम्डा की। लैम्डा है हमारा 4 × 10⁻7, वर्क फंक्शन नहीं डालना है। तो
ये वैल्यू आ जाएगी 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे हम निकालेंगे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू प्लस न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, E तो हमारा यहाँ पे आ गया है, E की वैल्यू कितनी आई है 4.97 इंटू 10⁻⁻19, और वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हमें करना होगा E माइनस W नॉट। तो E की वैल्यू कितनी है 4.97 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करने के लिए हम करेंगे इंटू 10⁻⁻19 कॉमन ले लेंगे, 4.97 माइनस 2.13 और 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.41, एंड आंसर जो आएगा वो तुम्हारा आएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो है हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ तुम्हें दी हुई है 242 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 242 नैनोमीटर है, वो क्या कर रही है, आयोनाइज कर रही है सोडियम एटम को। तो कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। तो बच्चों जो फोटोन टकरा रहा है वो क्या कर रहा है, एटम को आयोनाइज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो वर्क फंक्शन जो है यहाँ पे, वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकालने के लिए ज़रूरत है। और उन्होंने कहा है जस्ट सफिशिएंट, यहाँ लिखा है जस्ट सफिशिएंट। इसका मतलब है कि ये एनर्जी केवल बाहर ही निकालती है, दौड़ा नहीं रही है इलेक्ट्रॉन को। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो उन्होंने बोला कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी। तो W नॉट तुम्हें निकालना है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E की वैल्यू क्या है हमारी, H न्यू इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यानी W नॉट ही तुम्हें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 0। अब क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो हम C/λ कर सकते हैं, और दिस इज़ W नॉट। तो W नॉट कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, साथ में इन्होंने एक चीज़ और भी बोली हुई है, जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन पर मोल में निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ हमें पर मोल में निकालना है। तो ये जो वर्क फंक्शन आया है, यानी कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी आई है, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 एटम की है। ठीक है, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर तुम्हें 1 मोल एटम के लिए चाहिए, फॉर 1 मोल एटम हमें कितना एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻⁻9, और इसका आंसर तुम्हारा आएगा 494 किलो जूल पर मोल।
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।